स्वागत है आप सभी का दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आपको याद होगा कि कभी बीजेपी ने कांग्रेस मुक्त भारत की बात की थी, लेकिन अगर आप आज के सिनेरियो में अगर आप देखेंगे तो आपको यह अंदाजा लग जाएगा कि बीजेपी के अलावा भी एक ऐसी पार्टी है जो कांग्रेस मुक्त भारत बनाने की दिशा में कई कदम आगे बढ़ा चुकी है। कम से कम मेघालय और गोवा में जो हुआ है उसको देख करके कमोवेश यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 2024 के चुनाव से पहले ये पार्टी कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल कराएगी, और ऐसा हो सकता है। मैं सिर्फ मेघालय और गोवा की बात नहीं कर रहा हूं। मेघालय और गोवा से को अगर छोड़ दें तो दूसरे स्टेट में भी कई सारे कांग्रेस के बड़े नेताओं को तोड़ करके अभी हाल के दिनों में अपनी पार्टी में शामिल की है। इस पर हम आगे चर्चा करेंगे और आपको बताएंगे कि वो कौन सी पार्टी है जिसने कांग्रेस का बड़े पैमाने पे अभी हाल के दिनों में नुकसान किया है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि कांग्रेस के गठन के बाद से लेकर के अब तक कितनी बार कांग्रेस टूटी है और कितनी पार्टियां बनी है। तो आपको ये हैरानी होगी जान करके कि अब तक कांग्रेस 70 बार टूट चुकी है, और 70 बार टूटने के बाद 70 नई पार्टियां बनी है। लेकिन आज के डेट में बहुत सारी पार्टियां ऐसी है जो अस्तित्व में नहीं है, जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, वो पार्टी खत्म हो गई। लेकिन कुछ पार्टियां ऐसी है जो कांग्रेस से टूट करके बनी थी और आज भी है, और कई स्टेट में सत्ता में है, शासन कर रही है। तो यह जानना आपको बहुत जरूरी है कि आजादी से पहले कांग्रेस 2 बार टूटी थी और उसके बाद भी कांग्रेस लगातार टूटती रही और उसमें से नई पार्टियां बनती रही। तो ये 70 बार टूटी है और 70 नई पार्टियां बनी है। अभी जो पार्टी अस्तित्व में है उसको लेकर के हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं महाराष्ट्र को लेकर के। महाराष्ट्र में शरद पवार वहां के बड़े कद्दावर नेता है और वो कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन कांग्रेस से कभी उनकी नहीं बनी और कांग्रेस से अलग होकर के उन्होंने एक अपनी पार्टी बनाई, एनसीपी, जो आज के डेट में महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के साथ गठबंधन करके सरकार चला रही है। अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो फारूक अब्दुल्ला कभी कांग्रेस में हुआ करते थे, उनकी भी कभी कांग्रेस से नहीं बनी और उसके बाद वो अलग होकर के कांग्रेस से अपनी एक पार्टी बनाया, नेशनल कॉन्फ्रेंस। वो भी पार्टी अस्तित्व में है। अगर हम आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश में आज के डेट में जगन मोहन रेड्डी की सरकार है, वाईएसआर कांग्रेस की सरकार है। जगन मोहन रेड्डी के फादर, उनके पिता राजशेखर रेड्डी कभी कांग्रेस में हुआ करते थे और सीएम जब थे उसी दौरान एक हादसे में उनकी मौत हो गई थी। उसके बाद कांग्रेस और जगन मोहन रेड्डी के बीच में कुछ अनबन हुआ और अनबन के बाद जगन मोहन रेड्डी ने भी कांग्रेस छोड़ करके अपनी नई पार्टी बनाए और आज की डेट में आंध्र प्रदेश में पूरी बहुमत के साथ जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस जो है वो सत्ता में है। वहां से अगर हम निकलें तो आपको ये बता दें, उड़ीसा की बात मैं करूं। उड़ीसा में कभी बीजू पटनायक कांग्रेस में हुआ करते थे, लेकिन उनकी भी कांग्रेस से नहीं बनी और वो कांग्रेस से जब अलग हुए तो वो अपना एक पार्टी बनाए, बीजेडी, और आज के डेट में बीजेडी लंबे समय से उड़ीसा में है, सत्ता में है, और नवीन पटनायक उसके मुख्यमंत्री हैं। उड़ीसा के बाद अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की, तो छत्तीसगढ़ में भी आपको याद होगा कि अजित जोगी कभी कांग्रेस में हुआ करते थे। आज के डेट में अजित जोगी जिंदा नहीं है वो, लेकिन उनकी पार्टी है जनता कांग्रेस जो अस्तित्व में है। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आपको आरएलडी की मैं बात कर रहा हूं। आरएलडी की बात करना इसलिए भी जरूरी है कि कभी चौधरी चरण सिंह कांग्रेस में हुआ करते थे और उनकी भी जब कांग्रेस से नहीं बनी तो वो कांग्रेस से अलग होकर के अपना एक दल बनाए, लोकदल, जो आज के डेट में राष्ट्रीय लोकदल के नाम से अस्तित्व में है और जयंत चौधरी उसको लीड कर रहे हैं। इसके बाद हम पश्चिम बंगाल चलते हैं और ममता बनर्जी की बात करेंगे, क्योंकि ममता बनर्जी के बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है। और ममता बनर्जी ही है, उनकी ही पार्टी है टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, जिन्होंने अभी हाल के दिनों में कांग्रेस में बड़ी तोड़फोड़ की है। और ममता बनर्जी की टीएमसी ही मेघालय में अभी बड़ी तोड़फोड़ की है, जिसमें वहां 17 विधायक हुआ करते थे कांग्रेस के जो विपक्ष में थे, और मुकुल संगमा के साथ साथ 12 विधायक को अपनी पार्टी में टीएमसी में शामिल करवाया है ममता बनर्जी ने। तो वहां ममता बनर्जी ने काफी तोड़फोड़ की है
कांग्रेस के साथ। इसके बाद ममता बनर्जी गोवा में भी चुनाव लड़ने वाली है, और गोवा में भी ममता बनर्जी ने क्या किया है कि कांग्रेस के जो पूर्व मुख्यमंत्री थे उनके साथ साथ कई सारे कांग्रेस के नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाई है। तो ममता बनर्जी एक्चुअली अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से वो आगे बढ़ रही है, क्योंकि उनका क्या है कि अभी वो पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव वो लड़ी हैं और भारी बहुमत से विजय हुई हैं। वहाँ की सीएम है वो, और वो इस बात से गदगद है कि बीजेपी को हरा करके वो सत्ता में लौटी हैं। इससे पहले भी वो सत्ता में थी, लेकिन इस बार बीजेपी को उन्होंने काफ़ी हद तक रोक दिया। और जब टीएमसी सत्ता में आई उसके बाद से बहुत सारे नेता जो चुनाव के समय में टीएमसी को छोड़कर के बीजेपी में आ गए थे वो भी धीरे धीरे लौटने लगे हैं। कुछ सांसद और विधायक तो बहुत सारे चले गए उनमें। तो ममता बनर्जी को अब ये लगने लगा है कि बीजेपी का मुकाबला करने के लिए आज की डेट में कोई ऐसी पार्टी नहीं है या कोई ऐसा नेता नहीं है कि उसका मुकाबला कर सके, क्योंकि वो पिछले कई सालों से कांग्रेस को देख रही है कि कांग्रेस का क्या हाल है। इसीलिए ममता बनर्जी अपने स्ट्रेटजी के हिसाब से वो आगे बढ़ रही है। वो त्रिपुरा में भी बढ़ रही है, त्रिपुरा में भी वो चुनाव लड़ने वाली है विधानसभा का। यहाँ अभी नगर निगम का चुनाव हुआ है, उस पर हम बाद में बात करेंगे आगे, लेकिन विधानसभा का भी चुनाव लड़ने वाली है। और मेघालय में जो उन्होंने किया है वो तो मैंने आपको बताया ही कि 12 विधायकों को कांग्रेस से तोड़ करके अपनी पार्टी में शामिल करवाई है, और इसके साथ साथ गोवा में भी उन्होंने वही किया है। तो मेघालय और गोवा के साथ साथ ममता बनर्जी जो दूसरे स्टेट में भी कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं, जैसे अभी हाल में जो टीएमसी में शामिल हुए हैं उनमें अभिजीत मुखर्जी जो प्रणब मुखर्जी के बेटे हैं वो शामिल हुए हैं। सुष्मिता देव जो महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष हुआ करती थी वो छोड़ करके टीएमसी शामिल की है हाल के समय में। अभी देखिए कीर्ति झा आजाद के साथ साथ कई और सारे नेता जो हैं उन्होंने भी टीएमसी में शामिल हुए हैं वो। तो ममता बनर्जी पूरे स्ट्रेटजी के साथ काम कर रही है, और वो इसलिए ऐसा काम कर रही है क्योंकि वो देख रही हैं कि 2024 का जो लोकसभा चुनाव होने वाला है उसमें बीजेपी का और नरेंद्र मोदी का मुकाबला करने वाला कोई पार्टी नहीं है। जो एनडीए का अलायंस है उसमें प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं तो वो लीड कर रहे हैं, और जो विपक्षी पार्टी है विपक्षी पार्टी में ममता बनर्जी को साफ दिख रहा है कि कहीं कोई नहीं है। राहुल गांधी और कांग्रेस की अगर हम बात करें तो ममता बनर्जी को यह अंदाजा हो गया है कि राहुल गांधी अभी उस स्थिति में नहीं है कि मोदी से मुकाबला कर सकें, क्योंकि कांग्रेस पिछले कई साल से उसका अपना अध्यक्ष नहीं है और पार्टी में बिखराव है वो सबको पता है। ममता बनर्जी अच्छी तरह से जानती है। पंजाब में जो हालात अभी हाल के दिनों में हुए हैं उससे हर कोई वाकिफ है कि कैप्टन छोड़ करके नई पार्टी बना लिए, और सिद्धू और चन्नी के बीच यानी कि जो प्रदेश अध्यक्ष है वो और सीएम दोनों के बीच 36 का आंकड़ा है। तो वहां चुनाव में क्या होगा, किसको लेकर के कांग्रेस आगे बढ़ेगी, ये अभी तय नहीं हुआ है। राजस्थान में मामला किसी तरह से शांत करने की बात कही गई है, लेकिन लग नहीं रहा है कि वो पूरी तरीके से शांत हुआ है। और छत्तीसगढ़ में भी गाहे बगाहे वहां भी बिगुल बजता रहता है कांग्रेस के बीच। तो ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि हम 2024 के लिए राहुल गांधी को जो सपोर्ट करें, राहुल गांधी को जो हम तैयार करें, इससे बेहतर है कि हम उससे पहले कुछ दूसरे स्टेट में अपने जनाधार को बनाएं। और इस जनाधार को बनाने के बाद वो चाहती हैं कि बीजेपी के साथ जब मुकाबला की बात होगी 2024 में, तब विपक्षी की एकता की जब बात होगी तो सारे विपक्षी एकजुट होकर के ममता बनर्जी के नाम पे मुहर लगाएं, क्योंकि ममता बनर्जी को ये लग रहा है कि वो ही अकेली ऐसा नेता हैं जो बीजेपी का मुकाबला कर सकती हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल के चुनाव में जो उनकी जीत हुई है उससे वो गदगद हैं। और उनको लग रहा है कि ममता जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और बीजेपी को बंगाल से साइड किया है, उससे उनको ये लग रहा है कि आने वाले समय में जनता जो है बीजेपी टीएमसी को यानी कि ममता बनर्जी को सपोर्ट करेगी। ये सारा सोच करके वो आगे बढ़ रही है अपनी स्ट्रेटजी में कि ऐसा अपना स्टैंड बनाए कि 24 में उनके नाम पर जब बात चले तो किसी की असहमति नहीं हो। तो देखिए, प्रधानमंत्री बनना तो हर कोई चाहता है। इससे पहले भी आपको याद होगा कि नीतीश कुमार को लेकर के काफी चर्चा हुई थी कि वो पीएम मटेरियल हैं, लेकिन बाद में नीतीश कुमार ने खुद कहा कि वो प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहते, वो मुख्यमंत्री बन करके ही राज्य की सेवा करना चाहते हैं। तो उनकी बात एक अलग थी,
लेकिन ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा आप अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि चुनाव के बाद जिस तरह के चुनाव में टसन हुआ उसको देख करके अगर आप देखा जाए तो ममता बनर्जी पूरे ये स्ट्रेटजी के साथ चल रही है कि कांग्रेस आने वाले समय में कांग्रेस के बहुत सारे नेताओं को अपनी पार्टी में शामिल करवाएगी। और कांग्रेस से जो नेता छोड़ के जा रहे हैं टीएमसी में, वो क्लियर है कि अभी कांग्रेस का कोई ये नहीं है, प्रेसिडेंट नहीं है, कोई स्टैंड लेने वाला नहीं है। इसलिए कांग्रेस में जो नेता हैं जो काम करना चाह रहे हैं उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि यहां पर रहने से बेहतर है कि हम किसी ऐसी पार्टी में जाए जहां पर उन्हें काम करने का मौका मिले। तो यही सब सोच करके बहुत सारे नेता धीरे धीरे करके वो टीएमसी का रुख, टीएमसी में जा रहे हैं, टीएमसी ज्वाइन कर रहे हैं। अभी ये भी खबर आ रही थी हाल के समय में कि ऐसी खबर है कि प्रशांत किशोर को के जरिए बिहार में भी ममता बनर्जी अपना पैर जमाने की कोशिश कर रही है। हालांकि इस पर अभी तक खुलासा नहीं हुआ है, अब देखने वाली बात होगी कि आगे क्या होगा। दूसरी बात, ममता बनर्जी जितने फुल फ्लेज्ड में आगे बढ़ रही है और जिस तरह से वो नॉर्थ स्टेट जो है, नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य हैं वहां पर जो धीरे धीरे पश्चिम बंगाल के जीतने के बाद जो अपना पैर बढ़ा रही है, तो उनको लग रहा है कि बीजेपी का हम टक्कर देंगे। लेकिन अभी आज जो हुआ है त्रिपुरा में, अभी निकाय चुनाव हुए थे और निकाय चुनाव में जो आज रिजल्ट आए हैं उस रिजल्ट को देख करके तो ये अंदाजा ममता बनर्जी को लग गया होगा कि अभी उनको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ जो नगर निगम के चुनाव हुए हैं उस नगर निगम के चुनाव में ममता बनर्जी बुरी तरह से हारी हैं और वहाँ पर बीजेपी की जीत हुई है और आने वाले समय में वहाँ भी विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं। तो ममता बनर्जी पूरी स्ट्रेटजी के साथ आगे बढ़ रही है। अब आने वाले समय में क्या होगा उस पर मेरी पूरी नज़र बनी हुई है। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।